सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के उस क्रोध की जिसकी वजह से आधा हिंदुस्तान परेशान है। पहाड़ों पर भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन जो अनुमान है उसके अनुसार ये सिर्फ अभी झांकी है। तबाही की पिक्चर अभी बाकी है। आज सत्ता में हम वीडियो कुंजी के जरिए मैदान से लेकर पहाड़ तक आए सैलाब संकट को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हाईटेक, हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरों की, जो कुछ घंटों की बारिश के आगे सरेंडर हो चुके हैं, जहां व्यवस्था के नाम पर जलमग्न अस्पताल, स्कूल, सोसाइटी और घर हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर डूबी हुई सड़कें, सड़कों पर डूबी हुई गाड़ियां हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि तमाचा है उस व्यवस्था पर जो अनदेखी, लापरवाही और भ्रष्टाचार के समंदर में डूब चुकी है। ये बात सही है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन सवाल क्या ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है? आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस बार कैसे बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बारिश ने 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगस्त के पहले हफ्ते में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये पिछले 15 वर्षों में 7 दिनों की सबसे अधिक बारिश है। 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में सबसे अधिक वर्षा इस बार हुई है। सत्ता के न्यूज मित्रों को अलर्ट कर दें, आज भी आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रिकॉर्ड बारिश के बाद गुरुग्राम की कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं। जाम और जल भराव को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस ने सभी कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह जारी की है। जल भराव और गाड़ियों के बंद होने के कारण दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में निचले इलाकों की आवासीय सोसाइटियों के मुख्य गेट और बेसमेंट तक पानी पहुंच गया है। कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। किसी का घर गिरा, कोई घंटों जाम में फंसा रहा। इतना ही नहीं, बारिश की पानी की घुसपैठ उन इलाकों में भी हो गई जहां करोड़ों रुपए में घर बेचे जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह हालात एक जैसे हैं। सिर्फ 2 दिनों की बारिश ने इन चमचमाते शहरों के खोखलेपन को जल भराव और गड्ढे के रूप में सबके सामने ला दिया है। देश की राजधानी दिल्ली कैसे बारिश के सामने बेबस है, कैसे बारिश ने सच सामने ला दिया है, ये भी जानिए। दिल्ली में नालों की सफाई, पंप लगाना, मॉनसून पूर्व तैयारियों के लिए हर वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, सिंचाई विभाग ये जिम्मेदारियां निभाते हैं। दिल्ली के वीआईपी इलाके में जल भराव की इस तस्वीर के साथ साथ ये समझिए कि इन एजेंसियों को उनके काम में आप कितने नंबर देंगे। मूसलाधार बारिश का असर सफदरजंग अस्पताल में देखने को मिला, जहां अस्पताल परिसर, गैलरी और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आसपास घुटनों तक पानी भर गया। स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि मरीजों को स्ट्रेचर और गोद में उठाकर गहरे पानी के बीच से ले जाना पड़ा। अस्पताल के पिछले रास्ते जलमग्न होने के कारण बंद कर दिए गए थे। इलाज कराने आए मरीजों और उनके रिश्तेदारों को दिन भर जल जमाव के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सफदरजंग में शुक्रवार रात 11:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक 16.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद अगले 3 घंटों में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। आगे भी ऑरेंज अलर्ट है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल ये मुसीबत टलती हुई नहीं दिख रही है। ये दिल्ली के हौस खास की खास तस्वीर है। ये वीडियो जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों को जरूर देखना चाहिए ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कुछ घंटों की बारिश में पूरी सड़क जलमग्न हो गई। सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर नेता और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेही को लेकर थोड़ी भी दरियादिली दिखाते तो एक बारिश में दिल्ली दरिया नहीं बनती। अगली तस्वीर भी दिल्ली के हालात को बयां कर रही है। संगम विहार में सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। ड्रेनेज सिस्टम पानी के तेवर के सामने फेल है। अगली वीडियो कुंजी गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के नाम आते ही मन में मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़, आईटी हब, फॉर्चून 500 कंपनियों का मुख्यालय, महंगी सोसाइटी, महंगे फ्लैट जैसे विचार आते होंगे। लेकिन बारिश के बाद के हालात गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत को बयां कर रहे हैं। सच यही है कि आसमान छूती इमारतें भी सैलाब की चपेट में हैं।
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित द कैमेलियास सोसाइटी के सामने भी जल भराव देखा गया है। आवासीय परिसर के बाहर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये गुरुग्राम के प्रसिद्ध श्री माता शीतला देवी मंदिर के बाहर की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के कारण 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। इस जल भराव से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आम दिनों में इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 5,000 से 10,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब आपको फरीदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जो चौंकाने वाली है, दिल दहलाने वाली है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास तेज बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया। कई फीट पानी भरने से यहां एक स्कूल बस और कार फंस गई। लगभग 25 फीट पानी में अंडरपास डूब गया। वहीं पानी में डूबी कार का ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। किसी तरह इसमें मौजूद शख्स की जान बचाई गई। ऐसे ही हालात दूसरे इलाकों में भी देखे गए। अगली तस्वीर से समझिए लोग कैसे परेशान हैं। पानी के बीच अंडरपास पार करने को लोग मजबूर हैं। अंडरपास में पानी भरा था, इसके बाद प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन लोग पैदल ही इसे पार कर रहे हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। कुछ घंटों की बारिश में पूरे शहर की तस्वीर बदल चुकी है। बारिश के पानी से नोएडा में व्यवस्था को कैसे उजागर किया, आप ये भी देख लीजिए। अंडरपास में पानी भर चुका है, गाड़ी बंद हो चुकी है। गाड़ियों को धक्का लगाकर लोग अंडरपास से बाहर निकाल रहे हैं। पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी के लिए इस तरह के विकसित शहरों में वो रह रहे हैं। अगली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। जेवर विधानसभा में बारिश के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रेनफॉल हो रही है। आज भी रेनफॉल होने का अनुमान है, लेकिन इसका इंटेंसिटी कल से कम रहेगा। आज के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है और जिसके लिए हमारा लाइट मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है। यहाँ पे लगभग 8-10 गाड़ी थी जो डैमेज हुई है। पीछे काम चल रहा था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, एमसी वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है और सारी जो गाड़ियाँ हैं वो सारी डैमेज हैं, जिसमें तो बहुत सारी नई गाड़ियाँ भी हैं और जिनसे रोजी रोटी चलती है लोगों की, स्कूल वगैरह में भी चलती हैं, वो भी मतलब कि पूरी डैमेज हो गई हैं और लोगों की पर्सनल कार्स भी है। सवाल यही है, क्या ड्रेनेज क्षमता सचमुच शून्य हो चुकी है? क्या शहरों का जल निकासी ढांचा आधुनिक आबादी और बदलती जलवायु के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया है? आप जानते हैं इसकी मुख्य वजहें क्या हैं और ज़मीनी स्तर पर कहाँ हैं? नालों के आपस में सही जुड़ाव नहीं होना, प्लास्टिक कचरे से नालों का जाम होना, मतलब समय पर सफाई नहीं होना। मॉनसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। सवाल यही है कि हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और नाला सफाई के नाम पर पास होने वाले करोड़ों रुपए के बजट का असल फायदा किसे मिलता है? इसके अलावा भी कई सवाल हैं। क्या हमने मिट्टी को पूरी तरह कंक्रीट से ढककर जमीन के पानी सोखने की क्षमता खत्म कर दी है? हर बार बारिश को प्रकृति का कहर बताकर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं, लेकिन असल सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। जनता के पैसे की लूट का हिसाब किसी के पास नहीं होता है। बारिश से बर्बादी और व्यवस्था की नाकामी की कहानी सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बल्कि देश के 15 से ज्यादा राज्य इस वक्त मॉनसूनी मुसीबत की चपेट में हैं। अब तक की रिपोर्ट पूरे देश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ असम में बाढ़ और बारिश की वजह से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 13 जिलों में करीब 1,55 करोड़ लोग प्रभावित हैं। केरलम में बारिश की वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, आईएमडी ने गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव की आशंका है। ट्रैफिक प्रभावित होने और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी दी गई है। पहाड़ों पर हालात और भी बदतर हैं।
लगातार भूस्खलन की वजह से परेशानी हो रही है। चट्टानें टूट रही हैं, सड़क पर मलबा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पर्यटक रिस्क जोन में हैं। हिल स्टेशन पर भी खतरा ही खतरा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो खतरा अभी बाकी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 185 से अधिक सड़कें पूरी तरह बंद हैं। मंडी में 92 और कुल्लू में 48 सड़कें प्रभावित हैं। चंबा में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। 104 ट्रांसफार्मर और 77 जल आपूर्ति योजनाएं ठप है। ये जानकारी भी दी गई है कि शिमला, मनाली, धर्मशाला में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 800 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की चेतावनी जारी की गई है। कई मुख्य रास्तों पर चट्टान और मलबा गिरने से आवाजाही पर असर हो रहा है। अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग में बार बार रुकावट आ रही है। पूरे देश में भारी बारिश हो रही है और मॉनसून अपने पीक पर है। दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर से दफ्तर पहुंच नहीं पा रहे और जो दफ्तर पहुंच गए हैं उनके लिए घर लौटना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि वीकेंड होने की वजह से आज सड़क पर भीड़ थोड़ी कम है और लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन वीकेंड में भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सबके टारगेट पर जेन जी है, यानी युवा। पीएम मोदी आज युवाओं से संवाद करने के लिए आईआईटी दिल्ली में थे, जहां उन्होंने 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को डिग्री दी और उनसे बात की। जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज छात्रों से संवाद करने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बात की। इन दोनों बातचीत पर हमने सत्ता की वीकेंड पॉलिटिकल कुंजी बनाई है। शुरुआत पीएम मोदी के आईआईटी वाले कार्यक्रम से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 3000 बच्चों को डिग्री दी गई, जिसमें 587 पीएचडी रिसर्चर भी थे। गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री देने के बाद पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया और कॉलेज की दुनिया और बाहर की दुनिया का फर्क भी समझा दिया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में 75 मिनट रहे, जिसमें उन्होंने 33 मिनट तक छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छात्रों को कई बड़ी सीख दी, जिसके बड़े गहरे मायने हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि आपने आईआईटी की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन जब बाहर की दुनिया में परीक्षा होगी तो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। एक बार सुनिए और समझिए कि 33 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने छात्रों को क्या-क्या समझाया। जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। और मैं साफ मानता हूं, चीप से लेकर के शीप तक सब कुछ यहीं पर
आप ही के हाथों से बढ़ेगा। जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से। पीएम मोदी ने आईआईटी के इस कार्यक्रम में सिर्फ गंभीर बातें ही नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे हल्के फुल्के क्षण भी आए जब उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर चुटकी ले ली। पीएम ने कहा कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। इसके बाद सभी लोग हंसने लगे। कुछ और आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नाम के एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। इस सुपर कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी। भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और ये सभी काम कर रहे हैं। ये सुपर कंप्यूटर देश के प्रमुख आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, सीडैक, आईआईएसईआर और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लगे हैं। पीएम मोदी के आईआईटी वाले संवाद से इतर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 23 जिलों के छात्र बुलाए गए हैं। ये हम सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी छात्रों को। बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम। कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। तो पास पकड़ते। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21
यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट, डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर, मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर, 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई, और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर, यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीबी जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है, ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी SSS आयोग से करता हूं। यूपी SSS आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं, और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है, और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर, ये है कि देखिए, हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है, कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी SSS स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी, एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर। रुक करते हैं अगली खबर का। वीकेंड पर संसद की कार्यवाही स्थगित रहती है, लेकिन संसद के मुद्दे आज भी चर्चा इन पर होती रही है। हालांकि संसद की जगह ये चर्चा सोशल मीडिया पर हुई है। इस चर्चा में शामिल थे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी के एक वीडियो से हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं रखती तो वो देश सफल नहीं हो सकता और उसका विकास रुक जाता है।
राहुल गांधी के इस वीडियो पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ ऐसा कहा कि यह मामला महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की तरफ चला गया। पहले राहुल गांधी के उस वीडियो को देखिए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको इसके राजनीतिक एंगल की तरफ भी ले चलेंगे। The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, and to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves. A certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. One of the things that we absolutely have to do is we have to, reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want. राहुल गांधी के इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं को लेकर श्री राहुल गांधी जी के जो रुख हैं उससे स्पष्ट बदलाव नजर आ रहा है। अब उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। किरण रिजिजू के इस राजनीतिक कटाक्ष पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। इस पर फिर से किरण रिजिजू ने लंबा चौड़ा जवाब लिखा, जिसका सार यह है कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन से जुड़ा है और जब परिसीमन नहीं होगा महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से धारदार राजनीतिक हमले हुए, जिसे अब दोनों दलों के सांसद बयानों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। कौन लाया था महिला आरक्षण बिल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2012 में सोनिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। समय के साथ अगर पर सीट नहीं बढ़ेगी कैसे काम चलेगा, और परिसीमन नहीं होगा तो सीट कैसे बढ़ेगी? तो आप घुमा फिरा के महिलाओं का विरोध करना चाहते हैं। इस सब के बीच आज अकाली दल ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया। यह ऐलान भी उस समय किया गया जब शुक्रवार को सुखबीर बादल और पीएम नरेंद्र मोदी की अहम मुलाकात हुई थी। इस ऐलान से पहले चंडीगढ़ में आज शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने देश में महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग की। अकाली दल ने कहा कि पार्टी सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसके लिए अकाली दल को धन्यवाद भी दिया। हालांकि लोकसभा में अकाली दल की सिर्फ एक सांसद हैं, हरसिमरत कौर, जबकि राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है। लेकिन परिसीमन बिल पर सरकार के लिए एक सांसद का समर्थन जरूरी है, इसलिए अकाली दल का ऐलान सरकार को अच्छा लग रहा होगा। एक और राजनीतिक मुलाकात काफी चर्चा में है। ये मुलाकात पीएम मोदी और आप से बीजेपी में आए राघव चड्ढा के बीच हुई है। राघव चड्ढा ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और इसे यादगार सुबह बताया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का सौभाग्य मिला। उनके साथ विस्तार से और बेहद समृद्ध बातचीत हुई। अपना बहुमूल्य समय देने और उनके अनुभव, विचारों और मार्गदर्शन से लाभ उठाने का अवसर देने के लिए हृदय से आभारी हूँ। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के उस सुरक्षा समझौते की जिसमें एक दूसरे से वादे तो बड़े बड़े किए गए हैं। तीनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा ढाल बनने की कस्में खाई हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। सच ये है कि जिन देशों के खिलाफ ये पूरी प्लानिंग की गई है वो देश ही इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। तीनों सुन्नी देश यानी तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की इस डील को मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला यानी तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मकसद इजराइल के साथ साथ ईरान पर दबाव बढ़ाना भी है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को सीधे टारगेट किया था।
अब सऊदी ने यह संदेश देना चाहा कि ईरान ने हमला किया तो तुर्की और पाकिस्तान उसका साथ देंगे, लेकिन ईरान ने इसका मजाक उड़ाया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि कागज पर किए गए साइन मिसाइल को नहीं रोक पाते। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने तीनों देशों के इस सुरक्षा समझौते की हवा निकाल दी। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने से जंग नहीं जीती जाती और ना ही सुरक्षा की गारंटी मिलती है। ये तीन मुल्कों की डील कुछ और नहीं, सिर्फ एक कागजी गुब्बारा है जो जमीनी हकीकत सामने आते ही फूट जाएगा। जब अमेरिका भी सऊदी को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सऊदी अरब की क्या ही सुरक्षा कर पाएंगे। ईरान ने सऊदी की नीयत और नीतियों पर सवाल उठाए, कहा कि सऊदी आज जिस मोड़ पर खड़ा है वो उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। अगर सऊदी की नीतियां सही होती तो आज उसे इस तरह सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ईरान का मैसेज साफ है कि इस समझौते से ना रियाद सुरक्षित होगा और ना ही इस्लामाबाद। इस समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। शिया और सुन्नी वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तानी तीनों ही सुन्नी ताकतें हैं जो एक साथ आ गई हैं। वहीं ईरान ने सार्वजनिक तौर पर तो सारे इस्लामिक देशों से एकजुट होने को कहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को साथ लेकर मुकाबले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान चाहते हैं कि इस समझौते में दूसरे सुन्नी देशों को भी शामिल किया जाए। मिस्र, कतर, सीरिया और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसके लिए इस्लामिक देशों से अपील भी की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल पूरे इस्लामिक जगत के लिए खतरा है, इसलिए मिलकर लड़ना होगा। दिक्कत यह है कि इस डील में 3 देश शामिल हैं, तीनों के टारगेट अलग अलग हैं। पाकिस्तान को इजराइल से खतरा नजर आता है तो सऊदी अरब को ईरान का डर है। तुर्की किसी भी तरह इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान है नहीं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब तीनों ही आपसी लड़ाई के साथ साथ कई अंदरूनी मामलों में भी उलझे हुए हैं।